नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। आज प्रोग्राम में शुरुआत में हम बात करेंगे बंगाल में, जहां पर एक डॉक्टर के साथ अस्पताल में ही, सरकारी अस्पताल के अंदर बलात्कार और फिर उसकी हत्या का मामला अभी तक सुर्खियों में है। पूरे देश के अंदर उसको लेकर हंगामा है और आज सितंबर का पहला दिन है और आज भी ऐसे ही मामलों पर, जहां पर छोटी बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, ऐसी लगातार वारदातें सामने आ रही हैं। ममता सरकार लगातार सवालों में है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए यह आरोप लगाया कि पिछले 24 घंटों में महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध के बंगाल के अलग अलग जिलों से 4 नए केस सामने आए हैं। इस पर जो राजनीति हो रही है वो आपको बाद में बताऊंगा। अमित मालवीय ने इसकी डिटेल भी शेयर की। बीरभूम के एक स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाली नर्स के साथ शेख अब्बासुद्दीन नाम के एक शख्स ने छेड़खानी की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अमित मालवीय ने अपनी पोस्ट में नादिया जिले की एक वारदात का भी जिक्र किया। नादिया के कृष्णागंज में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार की वारदात हुई। बीजेपी नेता ने अपने पोस्ट में नॉर्थ 24 परगना की वारदात भी शेयर की है। यहां पर टीएमसी के एक पंचायत सदस्य पर दूसरी क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची के साथ बलात्कार का आरोप है। वहीं हावड़ा के सदर अस्पताल में कल रात एक लड़की के साथ सीटी स्कैनर रूम के अंदर यौन उत्पीड़न हुआ। अमित मालवीय लिख रहे हैं कि ममता बनर्जी महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरीके से फेल हैं और उनको इस्तीफा देना चाहिए। अमित मालवीय ने बीरभूम में छेड़खानी की शिकार नर्स का एक वीडियो शेयर किया है। इस नर्स ने नाइट शिफ्ट में अपने साथ क्या कुछ हुआ वो सब कुछ बयां किया है। खुद आप उसी की जुबानी सुनिए। অ্যাকচুয়ালি 8:30টার দিকে নাইট শিফট আমি অন হয়েছে অনেকক্ষণ। তো 8:30টার দিকে একটা পেশেন্ট এসেছিল, শেখ আব্বাসুদ্দিন নাম। তো উনি ফিভার কমপ্লেন নিয়ে এসেছিলেন। তো ওনাকে একটা স্যালাইন এবং ইনজেকশন অর্ডার ডক্টর লেখেন। তো আমি ওটা দিতেই গেছিলাম। পেশেন্ট ট্রলিতে ছিল, তো চ্যানেল করার জন্য গেছি। তো পেশেন্টের ডিরেক্টলি ওর বাড়ির লোক তো আছেই, কিন্তু ডিরেক্টলি পেশেন্ট এসে আমার পুরো ব্রেস্টটা একদম টাচ করলো এবং খুব বাজেভাবে। ঠিক আছে, ওটাই কমপ্লেন। এবার অবশ্যই আমি একজন মেয়ে, তো আমার তো এখানে সিকিউরিটি নিয়ে একটা প্রশ্ন এসেই যায়। আপনি কি এখানে কমপ্লেইন করেছেন? হ্যাঁ, করেছি। পুলিশে কমপ্লেইন করেছেন? হ্যাঁ, করেছি। রিটার্ন কোথায় কমপ্লেইন করেছেন কি বলুন? আমাদের ইলামবাজার পুলিশ স্টেশন কমপ্লেইন করেছেন। কি অভিযোগ করেছেন আপনি? অভিযোগ ওটাই যে পেশেন্ট আমার সাথে মিসবিহেভ করেছে, এটা যেন আর কারোর সাথে না হয়। একটা অন ডিউটি স্টাফের সাথে এরকম হচ্ছে, তো আমার না হয় এটা সব অন্য কারোর সাথেও হতে পারতো, আমার জায়গায় অন্য কেউ থাকতে পারতো না। তো ওই কারণে কি বলবেন? নিরাপত্তা অবশ্যই দরকার। আর ওই সময় তো কি আর বলবো, অবশ্যই দরকার। নাইট শিফটে ডিউটি করছি। আপনি আপনার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন? সবাই জানেন, অলরেডি দিদি আছেন, স্যারও এসেছিলেন, আমার যে বিএমওইচ স্যার আছেন উনিও এসেছিলেন, সবাই আছেন। পুলিশ কি এসেছে? পুলিশও এসছে। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बलात्कार की शिकार एक नाबालिग बच्ची की मां का वीडियो भी शेयर किया है। आरोपी ने पीड़ित परिवार को किस तरीके से डराया, धमकाया भी, सारी बात सुनिए। বুঝি কি ঘটনা ঘটেছে আপনার মেয়ের? আমার মেয়েকে দেখে আমাকে বললো, মামি বোনকে নিয়ে যাচ্ছি দোকানে আমি খাবার কিনতে, খাবার খাবে বলছে, তো নিয়ে আসি তুমি। তারপর যখন বাড়ি আসছি না, খোঁজাখুঁজি করছি, বাড়ি পাচ্ছি না। তখন দেখছি যে মাঠ পানে গিয়েছি, কলা বাগানে দেখছি পড়ে আছে আমার মেয়ে, আরো 2 পালিয়েছে। কি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল? হ্যাঁ। তারপর কি করলেন? তারপরে মারবে বলে ও কাকিমা নিয়ে গেছে ওদের বাড়িতে। কি ভয় দেখিয়েছে? হ্যাঁ, ভয় দেখিয়েছে। কি বলেছে? আর বলেছে কি যে আমার মেয়েকে যখন জ্ঞান ফিরে তখন বলেছে কি যে তুই যদি বাড়িতে বলিস, কাউকে যদি বলিস, তাহলে মোবাইলে আমি তুলে রেখেছি, তাহলে আমি ভাইরাল করে দেবো। আপনি কি চাচ্ছেন? আমি চাইছি যে আমার মেয়ে যেমন হয়েছে এইভাবে আর 5টা মেয়ের সঙ্গে না হয়, আমি কেসটা আমি করতে চাই। ওর কি চাচ্ছেন আপনারা? আমি সাজা চাই। तो बीरभूम में स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाली नर्स के साथ छेड़खानी होती है। नादिया में एक दूसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। नॉर्थ 24 परगना में ऐसी वारदात होती है। हावड़ा में एक सरकारी अस्पताल के अंदर सीटी स्कैनर रूम के अंदर एक लड़की के साथ यौन उत्पीड़न होता है। अब इसके ऊपर जो राजनीति हो रही है उसकी बात मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि पूरे बंगाल में 4 ही वारदातें हुई, और भी हुई होंगी, या पूरे देश में इतनी पूरे देश में केवल बंगाल में ही ऐसी वारदातें हुई हो। बहरहाल अमित मालवीय बीजेपी के को इंचार्ज हैं पश्चिम बंगाल की घटना है वो बता रहे हैं।
अब इसके जवाब में टीएमसी वाले पूरे देश में, यूपी में क्या हुआ, एमपी में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, वो गिनाने लगेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान आ चुके हैं, कहानी कुर्सी के हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, स्वागत सर आपका। अवधेश कुमार जी आ चुके हैं, सर स्वागत आपका भी। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। अब एक दूसरे के राज्य में क्या क्या वारदातें होती हैं वो तो चलिए लोग पहले से गिना रहे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में इससे अलग कुछ हो रहा है। पश्चिम बंगाल में धरना खेला जा रहा है। अब आज ही मैं आपको बता रहा हूं, बीजेपी का आज भी धरना जारी है ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ, जो कुछ आरजीकर अस्पताल कोलकाता में हुआ था। लेफ्ट की पार्टीज भी आज उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रही हैं, और इस सब के बीच टीएमसी के नेता कोलकाता में सीबीआई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हैं सब सड़कों पर, लेकिन क्या कुछ बदलने वाला है इससे? नहीं, मुझे बहुत कुछ बदलता तो नहीं दिख रहा है, और एक दुर्भाग्य हो गया है कि कई बार होता है ना कि किसी भी चीज़ का सामान्यीकरण हो जाता है, जनरलाइजेशन हो जाता है। अब जब ये घटना हुई थी तो देश के लोगों की भावनाएं उबाल पर थीं। देश के लोगों को लग रहा था बंगाल जिस तरह से गुस्से में था, गुस्से में है और रहना भी चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों की घटनाएं आई हमारे सामने। राजनीतिक दल अपने वाले राज्य की छोड़कर दूसरे वाले राज्य की बताने लगे। यहां तक कि महामहिम राष्ट्रपति की संवेदना को भी सामान्यीकरण में शामिल कर दिया गया। जिस तरह से उन्होंने कहा था, और उन्होंने कतई सिर्फ कोलकाता पर नहीं कहा था, उन्होंने बदलापुर पर भी कहा था, लेकिन उसको सीधे सीधे कह दिया गया कि महामहिम की भी संवेदना तब जागी जब कोलकाता यानी गैर भाजपा शासित राज्य पश्चिम बंगाल के एक हिस्से में यह हो रहा है। मुझे लगता है कि सचमुच देश के लोगों को जरा सोचने की जरूरत है कि क्या इस तरह से राजनेताओं के एनसीआरबी के आंकड़े बताने, एक राज्य का आंकड़ा आया तो किसी टीवी चैनल पर बैठकर कोई प्रवक्ता बहुत ही बेशर्मी के साथ, बेहयाई के साथ वो गिनाने लगता है कि किस राज्य में कितने होते हैं, प्रति सेकंड कितने होते हैं, प्रति मिनट, प्रति घंटे कितने होते हैं। ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जब ऐसी कोई घटना होती है तो हमारा जो कॉन्शियस होता है, एक बार जिसको कहते हैं ना कि हम अंतरात्मा जिसको कहते हैं, वो जागती है, वो जागी है देश की, उसको न मरने दे, मेरा बस ये निवेदन है। और यहां आप देखिए, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि यह घटना सिर्फ एक इतनी भर घटना नहीं है, इसकी जांच बहुत ठीक से होनी चाहिए। और क्या अभी तक संजय रॉय के आगे कोई कड़ी नहीं जुड़ी है तो ये एजेंसी के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं, सीबीआई के लिए। अब बीजेपी के नेता लिख रहे हैं ममता बनर्जी इज एन अनमिटिगेटेड डिजास्टर एज चीफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। मतलब वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश के लोगों के लिए केवल एक एक भयानक त्रासदी की तरीके से हैं। और एक बात जरूर उसमें जो फैक्ट है, इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी कि पूरे देश के अंदर जब फास्ट ट्रैक कोर्ट बन रहे थे महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों को लेकर के, या पॉक्सो के कोर्ट बन रहे थे, सबसे पीछे पश्चिम बंगाल क्यों है? ममता बनर्जी चिट्ठी तो लिखती है प्रधानमंत्री को कि आप कड़ा कानून बनाइए, कानून में सब कुछ है करने के लिए, और कड़ा बना लीजिए। अरे उस कानून का करेंगे क्या जब आपके पास अदालत नहीं है चलाने के लिए? हमारे देश में कम से कम पहले यह कहा जाता था कि नेताओं को सजा नहीं होती, एमपी एमएलए कोर्ट बने, आज जल्दी सजाएं होने लगी हैं। लेकिन महिलाओं के मामले में इतनी लेथार्जी ये देखने को मिलेगी, वो भी पश्चिम बंगाल में। ये थोड़ा सा कहना चाहिए कि इसका जवाब ममता बनर्जी दें। अवधेश जी, देखिए, ये घटनाएं बता रही हैं जो अभी हम लोगों ने चर्चा की, इसमें तो एक तो फिर से अस्पताल की ही घटना है, बाकी दूसरी घटनाएं हैं। हर्षवर्धन जी ने ठीक कहा है, पूरे देश में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल का मामला इस मायने में अलग है। अब तो सीबीआई जांच कर रही है कि क्या पश्चिम बंगाल के में जो पहले घटनाएं हुई हैं उस पर पुलिस प्रशासन का जो रवैया रहा है, सरकार का जो रवैया रहा है, उसके कारण से जो यौन अपराधी हैं, क्या उनका मन इतना मनोबल बढ़ गया हुआ है कि वो ऐसा कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये उभर रहा है कि क्या वाकई वहां अस्पतालों के अंदर इस प्रकार की परिस्थितियां हैं कि कुछ सत्ता की ताकत से ऐसे लोग हैं जो अस्पताल के अंदर और भी ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। क्योंकि आश्चर्य था जब पश्चिम बंगाल संदेश खाली पर वहां के राज्यपाल ने जब इशू उठाया था तो राज्यपाल के विरुद्ध यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ और फिर उस पर तृणमूल एक्टिव हुई और सुप्रीम कोर्ट तक मामला ले आया गया। बोलने के बाद ले आया गया, हालांकि अभी तक उस मामले में कुछ हुआ नहीं है। बल्कि पश्चिम बंगाल से एक यौन अपराध को लेकर एक रीट याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि सुनवाई नहीं करेंगे। हमने देखा वहां थिएटर के आर्टिस्ट जो हैं, वो वेस्ट बंगाल थिएटर आर्टिस्टों ने थिएटर आर्टिस्टों के यौन शोषण के विरुद्ध बजाबता कोलकाता में जो है रैलियां की, धरना प्रदर्शन किया। अभी तक उनका देश के बड़े नामचीन गायक हैं फिल्म इंडस्ट्री के, श्रेया घोषाल वो भी हैं, दोनों ने अपने अपने कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिए। आपने
बड़ा अच्छा और कहा। टीएमसी वाले उन्हीं को बता रहे भाई तुमको मतलब केवल बंगाल की घटना दिख रही है। देखिए, ये सचमुच ये इस देश में कई बार चर्चा होती है और ऐसे मसलों पर निश्चित तौर पर ये जो अभिनेता हैं, ये जो बड़े लोग हैं जिनकी सुनी जाती है, कम से कम ऐसे संवेदनशील मसलों पर जरूर बोलें। राजनीतिक मसलों पर न बोलें वो ठीक है, क्योंकि सबके अपने हित होते हैं। उनको एक जगह तो कोई कॉन्सर्ट करना नहीं, उनके पिक्चर देखने वाले किसी दल के लोग तो होते नहीं, उनके गाने सुनने वाले किसी एक पार्टी से जुड़े होते नहीं, किसी एक विचार से। लेकिन जब इतनी संवेदनशील घटनाएं हो तो देश उम्मीद करता है कि हर व्यक्ति जिसको हम सेलिब्रिटी के तौर पर जानते हैं वो उस पर प्रतिक्रिया दे। श्रेया घोषाल और इनकी प्रशंसा, बिल्कुल प्रशंसा होनी चाहिए। और खासकर बंगाल में जिस किस्म का माहौल है कि अगर आप वहां टीएमसी या सरकार के खिलाफ बोलना छोड़िए, अगर आप कुछ लिख भी देते हैं तो आपके पीछे पूरी की पूरी फौज पड़ जाती है। भय ये है कि कहीं सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला वहां कर दिया जाए। जो परिस्थिति वहां बनी हुई है, जब राज्यपाल बोलने पर राज्यपाल पर मामला हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक लाया जा सकता है, तो मुझे यह लग रहा है कि ये प्रशासन के कारण ये जो मनोबल बढ़ा हुआ है, जो संपूर्ण सत्ता से जुड़े लोग हैं, अपराधियों माफियाओं का क्या ऐसा मनोबल बढ़ा हुआ है। क्योंकि अगर कांग्रेस एनसीपी वहां आंदोलन करती है, मान लीजिए बदलापुर में, महाराष्ट्र में, तो यहां भी तो कुछ दिखना चाहिए था। अच्छा, चले मैं आपको एक दूसरी अगली खबर पर ले जा रहा हूं समीर जी, उस पर आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा। हमारे देश के अंदर एक ऐसी वारदात हुई है जो जिसकी जितनी निंदा करें उतना कम है, और सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर कोई लीपापोती जैसी बात नहीं होगी। हरियाणा में चरखी दादरी के अंदर एक मुस्लिम शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई, क्योंकि उसके ऊपर आरोप था कि उसने बीफ खाया। अब ये व्यक्ति कौन था जरा आप अंदाजा लगाइए। ये कूड़ा बीनने वाला आदमी था, कितना गरीब आदमी होगा। और इसके ऊपर वहां अफवाह फैल गई बस्ती के अंदर कि इसने गौमांस खाया। वहां पर लोग, गौरक्षा दल के लोग इकट्ठा हो गए, लोगों ने इसको पीटना शुरू कर दिया। इसमें नाबालिग दो लड़के तो नाबालिग हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। पहले इसको वहां पीटा, और फिर वहां जब कुछ लोगों ने बीच बचाव किया तो इसको वहां से ले गए, फिर दूसरी ले जाकर के इसको मारा, और इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अपनी धरपकड़ की होगी, शायद 4 या 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया। ये वीडियो इतना दर्दनाक कि पूरा आपको हम लोग नहीं दिखा सकते बिना ब्लर किए, लेकिन आप सोचिए कि कितनी बेरहमी से इस शख्स की जान ली गई है। ऐसी एक वारदात नहीं, दूसरी भी हुई है। हालांकि बस दूसरी वारदात में किसी की जान नहीं गई। ये मामला है महाराष्ट्र का। ट्रेन के अंदर एक बहुत बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति, बहुत ही बुजुर्ग, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी है, सफेद दाढ़ी है, उसके ऊपर भी यही आरोप, बीफ खा रहा है। अब किसी ने कहा कि यहां सीट को लेकर झगड़ा हो गया था, सीट को लेकर झगड़ा हो गया था, लड़के सामने खड़े थे, बड़ा आसान है किसी के ऊपर कह देना इसने गौमांस खाया। कौन तो साबित करने जा रहा है और कौन डिब्बा खोल के देख रहा है और किसको क्या पता लग रहा है। उसके साथ बदतमीजी, मारपीट, सब कुछ हुआ। अब इसके ऊपर रिएक्शन आएगा और आना भी चाहिए, और कोई ऐसा सभ्य इंसान नहीं होगा जो कि इनको जायज ठहराने की कोशिश करेगा। लेकिन जब रिएक्शन आते हैं तो अति में भी आते हैं। किसी ने कहा है सब संघी हैं, अभी आज चर्चा हो रही थी, सब संघी लोग सड़क पर उतर आए, देखिए ये कोई बड़ी फिल्म एक्ट्रेस हैं वो इस बात को कह रही हैं। दूसरी ओर से भी ये कहा जा रहा है, अरे वहां बांग्लादेश के अंदर तो तुम क्या उनसे मांग करते हो मुसलमानों से कि वहां के माइनॉरिटी हिंदू सुरक्षित रहें, और अपने यहाँ देखो मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं। किसी भी घटना को एक पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा हैरानी मुझे हुई समीर जी, वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात से हुई। नायब सिंह सैनी साहब का रिएक्शन लिया गया इस वारदात के ऊपर। जितना वो इस व्यक्ति की मौत पे नहीं बोले, उतना इस बात पर बोले कि हमने गौ माता के लिए क्या क्या किया है। आप सुनिए। ऐसा आप मॉब लिंचिंग का बात, ये इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है। हमने क्योंकि गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है, और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं, तो गांव के लोग हैं, वो कौन रुकता है फिर उसके ऊपर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि वो इस प्रकार के संसाधनों के अंदर संलिप्त ना हो, उससे बचना चाहिए। ये जो कुछ आसाम साइड के मुस्लिम लोग रहते हैं, और ये मीट बनाए हुए थे, कल हमने इनका सिटिंग ऑपरेशन किया था, तो उन्हें मान लिया कि हम 400 से 500 रुपये केजी गाय का मांस लाते हैं।
और इन्होंने दादरी का एक अब्दुल है जो बस स्टैंड के पीछे रहता है, उसका नाम लिया। वहाँ पर टीम गई हुई है पुलिस। अभी मिले हैं, खुर मिले हैं और हड्डियाँ इस टाइप की हैं कि वो लगता है कि कटड़े का भी हो सकता है। चलिए इस शख्स की बात मान लेते हैं कि वो व्यक्ति बीफ खा रहा था। आप किसी को मार के उसकी जान तो ले नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? नहीं होनी चाहिए ऐसी वारदातें। वो एनजीओ चला रहे हैं कि राज्य चला रहे हैं? नहीं होनी चाहिए तो हम सब जानते हैं। आपने क्या किया ये बताया आपने? मुख्यमंत्री नायब सिंह शहरी कह रहे हैं गौ माता को लेकर के लोग भावुक हैं, गांव में ऐसा हो जाए तो फिर गांव वालों को कौन रोक सकता है? क्यों नहीं रोक सकते आप? अगर गौरक्षक दल गौरक्षा के लिए सड़कों पर उतरने की आपने आजादी दे रखी है और अगर कहीं ऐसा क्राइम होता हो तो बिल्कुल उचित है, लेकिन अगर वो क्राइम करेगा तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? फिर आप ये नहीं कह सकते कि गांव में ऐसा होगा तो फिर उनको कौन रोकेगा? समीर जी देखिए, हरियाणा में तो चुनाव है। नायब सिंह सैनी की तो भी जरूरत फिर से मुख्यमंत्री बनने की है। वो इस बात को जानते हैं कि इस मामले पर अगर वो कुछ ज़्यादा बोलेंगे, वो कोई कठोर कार्रवाई करेंगे तो चुनाव में वोटिंग में क्या असर पड़ सकता है, उनके खिलाफ कैसे माहौल बन सकता है। चुनाव को देखते हुए अभी इस मामले को वो संतुलित होकर बोल रहे हैं। लेकिन ये बहुत एक समाज के लिए एक बहुत मतलब एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, कलंक है। और किस दिशा में समाज जा रहा है, इन्हें इंसान नहीं कहा जा सकता, इन्हें इंसान के बेच में जानवर कहा जा सकता है जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आप वो उसने गोमांस खाया है कि उसने क्या खाया है, आपको शक है, आप पकड़िए, आप पुलिस के हवाला कीजिए। बिल्कुल पुलिस डिसाइड करेगी उसने क्या किया नहीं किया, कहां से गोमांस आ रहा है, कौन तस्कर गोमांस लेके आ रहे हैं। अगर हरियाणा में गोमांस आ रहा है कहां से, तो बॉर्डर से, तो पुलिस की जिम्मेदारी है देखने की किस ट्रक में आ रहा है। सरकार इसकी जांच करेगी। आपको कानून में हाथ में लेकर आपको किसी एक बच्चे को जान लेने का, एक बुजुर्ग आदमी को ट्रेन के अंदर पीटने का हक किसने दिया है? मुझे कई बार लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कहा था गौ रक्षकों के लिए कि ये गुंडे होते हैं, दिन में गौ सेवा करते हैं और रात को गुंडागर्दी करते हैं, या रातों गुंडागर्दी करते हैं, दिन में गौ सेवा के नाम पे निकलते हैं। मुझे उस समय बड़ा बुरा लगा था कि ये प्रधानमंत्री का बयान इस तरीके से आया है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि अगर प्रधानमंत्री ने बयान दिया था तो गौ रक्षक के नाम पर कुछ ऐसे तत्व भी हैं कि जो इस तरीके से करके जो सच्ची में गौ रक्षा का काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, उनको भी ये नाम कलंकित करने का काम करते हैं। नजर से देखेंगे लोग, उनके लिए भी उल्टी सीधी बातें करेंगे। आप अच्छा काम कर रहे हो, आप रोक रहे हो इस चीज को, लेकिन आप कानून हाथ में मत लीजिए ना। सरकार आपकी है, वहां पर कोई ममता बनर्जी की सरकार नहीं है हरियाणा में कि आप पुलिस के हवाले करोगे तो पुलिस सीएम कह रहे हैं आपकी सरकार है, आप कानून के हवाले कीजिए। कह रहे हैं मॉब लिंचिंग जैसी बातें ठीक नहीं है। हमने गौ माता के संरक्षण के लिए बड़ा कड़ा कानून बनाया है। गौ माता पर कोई समझौता नहीं है। समझौता वो गौ माता पर नहीं करेंगे, इस पर कर लेंगे क्या? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि अगर गौ माता का इतना संरक्षण नायब सिंह सैनी जी ने किया था मुख्यमंत्री के तौर पर, तो ये घटना तो होनी ही नहीं चाहिए थी, अगर मैं उसे एकदम सच मान लूं तो। लेकिन कुछ भी हो जाए, किसी की पीट कर हत्या करना पाप है। और अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री के राज में पाप हो रहा है तो वो मुख्यमंत्री भी उस पाप का भागी है, उस पाप का दोषी है। एक हिंदू होने के नाते वो दोष और बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी गायों की रक्षा करनी है, गौ माता की रक्षा करनी है, और आपके राज में जो भी कोई है वो आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ न बढ़े, ये भी होना चाहिए। गौरक्षा का काम खतरनाक भी है, क्योंकि गौरक्षकों पर तो बहुत से आरोप लग जाते हैं, लेकिन जो लोग कसाई हैं, जो लोग गायों को काटते हैं, जो लोग इस कारोबार में हैं, उसमें लाखों करोड़ों का काम है। और वो खतरनाक तरीके से गौरक्षकों पर हमला भी करते हैं, उनकी जानें भी जाती हैं। लेकिन वहां फिर वही बात हो जाती है कि क्या सरकार प्रशासन वो काम कर रहा है, और गौ माता के लिए आपने क्या किया, ये कल के पहले बताने की बात थी। कल सिर्फ और सिर्फ आपको यह बताना चाहिए था कि एक प्रशासक के तौर पर आपने क्या की जाएगी, कोई भी किसी को मारने का, भीड़ पीटने का। और अब तो नरेंद्र मोदी की सरकार में भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग पर बहुत कठोर कानून बना है, उसका पालन होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, आप गाय का संरक्षण करना, गौ माता का सम्मान करना, वो बहुत जरूरी है। इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, वो हर सरकार का काम है। लेकिन कोई बोल देगा, अपने हाथ में कानून ले, ये बिल्कुल कोई बोल देगा आप और मैं लिख देंगे सोशल मीडिया पर, तो पूरी फौज आपके पीछे पड़ जाएगी। बीफ एक्सपोर्ट में भारत का नंबर कहां पर है, जरा चेक कर लीजिए, कितना बीफ एक्सपोर्ट करता है भारत। नहीं, लेकिन बीफ के बारे में बिल्कुल स्पष्ट भारत की नीति है कि हमारे यहाँ गो मांस या गो वंश के कोई भी बीफ निर्यात नहीं होता है, वो भैंस के बारे में है। ये जो लोग आवाज उठाते हैं बीफ बीफ, ये बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ बिल्कुल एक्सपोर्ट नीति में लिखा हुआ है कि गाय, उसके बछड़े और बैल का मांस भारत से निर्यात नहीं होता है, उस पर बैन है। तो वो हालांकि मैं मानता हूं कि भारत जैसे देश को, जो हिंदू बहुल देश है, उसको मांस निर्यात के व्यापार में रहना ही नहीं चाहिए,
किसी भी प्रकार की हिंसा, चाहे मनुष्य को हो या जीव को हो, उसको हम समान मानते हैं। लेकिन उसके बारे में बिल्कुल एक गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हमारे यहां से कोई गो मांस का निर्यात होता है। अब दूसरी बात पर आते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री का पहला दायित्व इसमें था कि जो कुछ भी हुआ है, हमारे राज्य का कानून टूटा है, मारने वाले कोई भी हो, इस समय वो अपराधी के कटघरे में है, कानून उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। हालांकि 7 लोगों पर मुकदमे दर्ज है, उनकी अरेस्टिंग हो चुकी है, उसमें वो हिंसा, हत्या से लेके बाकी चीजों के मामले दर्ज है, और अब न्यायालय फैसला करेगा। ये देखने के बाद उनको क्या सजा होगी हम लोग थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। यहां तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जो वहां की घटना है, देखिए, जब कोई घटना होती है, इस प्रकार का वीडियो आएगा तो सबके मन में एक गुस्सा पैदा होता है। यह बिल्कुल मनुष्य का स्वाभाविक है। लेकिन केवल गुस्से से हम उसी अनुसार प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे या यह देखेंगे कि भैया इसका समाधान क्या है। मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल प्रामाणिकता से, और मैं इसको अनेक जगहों पर गया हूं। आप गुड़गांव से आगे बढ़िए, सोहना से लेकर के पूरे मेवात के इलाके में वहां की पुलिस को पता है, प्रशासन को पता है, पॉलिटिकल लीडरशिप को पता है, मुसलमानों को भी पता है कि रास्ते में जो गाय के मांस की बिरयानी मिलती है, आप जाएंगे कहेंगे वो वाली बिरयानी दो, तब चुपचाप आपको दे देगा। वो सब जानते हैं वहां। तो अगर 10 साल से वहां बीजेपी की सरकार है तो क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई? मिल रहा है गोमांस, तो इसी गरीब की क्या गलती थी? नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। इसकी गलती ही नहीं थी, गलती भी थी तो उसको देखिए, होटल पर मिल रहा है, उससे हम ये तुलना नहीं कर सकते कि घर में आके खाए। आपने पकड़ा है, उसके मांस को पुलिस के हवाले, व्यक्ति को पुलिस के हवाले करने का दायित्व है। इस प्रकार से कोई अगर कानून हाथ में लेता है तो उससे पूरा कौज मरता है। ये देखिए बुजुर्ग आदमी। नहीं, देखिए, बुजुर्ग आदमी वहां, लेकिन छुड़ाने वाले लोग भी उसी में थे। ये नहीं था कि केवल मार ही रहे थे। मैंने उसका पता किया, वहां से 20 लोग जो है उसमें से छुड़ाने वाले भी थे कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए वो केवल एक पक्ष का नहीं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, अगर उनको आज तो टेलीविजन पर चल रहा है कि ये चुनाव से जुड़ा हुआ है, वो लड़के सब बीजेपी से चुनाव के जिताने के लिए वो महाराष्ट्र में मार रहे होंगे। ये जो भी किया है एक अपराध है। ये विजिलेंटिज्म को हमारे यहां पर क्यों छूट है? मैं ये नहीं, देखिए, ये फिर यही है। वो रिपोर्ट कर सकता है। सर सुनिए, वो व्यक्ति जो कोई भी है, कोई दल भी है, वो रिपोर्ट करेगा। सुनिए, आप जैसे कह रहे हैं ना, वैसे ही चीजें नहीं होती है। ऐसे मैं 50 केसे गिना सकता हूं कि गो तस्कर को पुलिस ने रोका, पुलिस के ऊपर गाड़ी चला के वो भाग गए हैं। वो बड़े बड़े समूह है। आपको ये मथुरा, भरतपुर, इधर से लेके राजस्थान और ये जो हरियाणा का इलाका है, इतने बड़े बड़े ग्रुप है कि पुलिस की विफलता के कारण इस समय जो पिछले साल जो 2 भरतपुर के जो घटना हुई थी भवानी में, अभिवानी में, और जो बोलेरो जला हुआ पाया गया था, मामला अभी तक चल रहा है, अरेस्ट हुआ था। लेकिन उस केस की सिचुएशन ये था कि वहां गो तस्करी हो रही है। मैं इसीलिए सवाल उठा रहा हूं कि जब तक ये नहीं रुकेगा तब तक ये समस्या होगी लोगों में। लेकिन ये प्रशासन का काम है उसको रोकना भी, लोगों को सचेत भी करना कि जो करेगा उसके खिलाफ क्या किया जाएगा। बाकी तो अब मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं। इस समय तृणमूल कांग्रेस बहुत ही है। पश्चिम बंगाल ने अपने यहां गो हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। जब वहां कुर्बानी होती है तो बजाबता वहां गाय की नीलामी होती है। देश भर से, ध्यान रखिए, देश भर के इमाम मौलाना वहां जाते हैं, वहीं से खरीद होती है गायों की, और वहीं उनकी कुर्बानी होती है। कोई नहीं बोल सकता है वहां। इसको हाईलाइट करे बीजेपी। तो ये केवल बीजेपी का सवाल नहीं है। बीजेपी को तो लड़ना ही चाहिए। विश्व हिंदू परिषद है, वो जो थोड़ा बहुत लड़ाई वही लड़ रही है। तो ये जब स्थिति होती है ना, तो कई बार गुस्से में लोग कदम ऐसा उठाते हैं। इसलिए सभी सरकारों को यह सचेत रहना। अच्छा, गो पर एक बात और कह दूं, हमारे यहां कोर्स में गाय पर कभी पढ़ाई नहीं। गाय केवल श्रद्धा का विषय नहीं। जो ठीक से एक बार गाय को पढ़ेगा, हमारे जीवन अर्थव्यवस्था से लेकर सबसे इतना उपयोगी है। नहीं, उसके कारण गो हत्या रुकेगी। नहीं, उसके कारण दूसरे लोग भी जो गो हत्या करते हैं वो रोकेंगे। मैं जरा दूसरे पहलू पर एक लाइन इसमें देखिए है क्या ना, कि ये ठीक बात है कि मीट एक्सपोर्ट भारत न करे, गाय नहीं होती है, बीफ होती है, और लेकिन अब जरा इसका दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिल्कुल बंद हो गया। वहां जहां भाजपा की सरकारें होती हैं वहां गोकशी बंद हो जाती है। हमने उत्तर प्रदेश में देखा, जब तक भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार नहीं आई थी, गोकशी खूब होती थी। और उसका एक छोटा सा देखने के लिए सैंपल होता है, जिसको आजकल अखिलेश जी कहते हैं कि सांड बुलेटिन वो कहते हैं।
वो उसको बताते हैं कि दरअसल उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि वो फिर बड़ी संख्या में गोवंश, चाहे आप गाय कह लीजिए, बैल कह लीजिए, बछड़े कह लीजिए, वो दिखने लगते हैं। जो दूध देना बंद कर देते हैं उनको उनके पालक ही जो उसको रखे रहते हैं छोड़ देते हैं। इस समस्या की तरफ भी तो कोई ध्यान देगा। देश के कई बड़े हाईवेज हैं और आप ये ग्वालियर वाले पे चले आइए, ग्वालियर झांसी पे चले आइए, आप छतरपुर से आगे, मतलब किसी भी हाईवे पे आप चलिए जो एक्सेस कंट्रोल नहीं है, वहां आपको ऐसे गाय भैंस सांड दिख जाएंगे। छोटे जानवर की बात आप कह रहे हैं, तो बरसों से चल रहा है कि प्रॉब्लम नहीं, वो उसी वजह से है कि जब भी मतलब जिसको कहें कि वो गोवंश कृषि कम होती है तो वो बढ़ जाता है। इसका कोई सलूशन आज तक कोई सरकार नहीं निकाल पाई।